पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, और हम इसके 7वें अध्याय को कर रहे थे, जिसका नाम है जनसंपर्क के साधन और जनसंचार। और आज हम इसके चौथे भाग को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभ्यास प्रश्न। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का चौथा भाग, अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम जनता को सूचित करने का साधन कौन सा था? यानी कि जब स्वतंत्र भारत हो जाता है, उसके आरंभिक वर्षों में देश के विकास कार्यों में आम जनता को कैसे जागरूक किया जा रहा था या आम जनता को कैसे सूचित किया जा रहा था? तो ऐसे कौन से साधन थे? क्या वह समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से आम जनता को सूचनाएं मिलती थी, या फिर रेडियो या फिल्म, या फिर उपयुक्त सभी? तो हम कहेंगे इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी साधनों से आम जन को जो है सूचनाएं प्राप्त होती थी। दूसरा प्रश्न है, भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता देखते हुए रेडियो प्रसारण ने अपनी सेवाएं किन स्तरों पर दी थी? यानी कि चूंकि भारत में बहुत सारी विविधताएं विद्यमान हैं, तो भारत में रेडियो किन किन स्तरों पर विद्यमान है? तो क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर है, या क्षेत्रीय है, या स्थानीय स्तर पर है, या सभी स्तरों पर है? तो हम कहेंगे भारत की इतनी सारी विविधताओं को देखते हुए भारत में रेडियो जो है इन सभी स्तरों पर पाया जाता है। यानी रेडियो राष्ट्रीय स्तर पर भी पाया जाता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी पाया जाता है, और स्थानीय स्तर पर भी पाया जाता है। तीसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। 1970 के दशक तक मीडिया उद्योग अलग अलग सेक्टरों में विभाजित होने पर कैसे कार्य करते थे? तो क है इसका, स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। ख, एक दूसरे पर निर्भरता से कार्य करते थे। ग, कभी स्वतंत्र कभी निर्भर होकर कार्य करते थे। और घ, उपयुक्त सभी। तो हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था कि 1970 तक जो है मीडिया के ये जो विभिन्न साधन थे, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या रेडियो हो, यह सभी जो है अलग अलग रूप से कार्य करते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा क, स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। चौथा प्रश्न, निम्न में से जनसंपर्क के साधन कौन से हैं? तो हमने अध्याय में कई बार यह बात जानने की कोशिश की थी कि जनसंपर्क के विभिन्न साधन हैं, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और रेडियो भी है। तो क, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या रेडियो? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो हैं जनसंपर्क के साधन हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रथम आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ किसके विकास के साथ हुआ था? तो हमने पढ़ा था प्रथम आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ यूरोप से होता है, और इसका उत्तर क्या क, औद्योगिक क्रांति है। ख, परिवहन और साक्षरता है। प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय से इसका जो प्रारंभ होता है, उपयुक्त सभी से होता है। तो हमने पढ़ा था यूरोप में जर्मनी के जो गुटनबर्ग हैं उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, और वहीं से आधुनिक मास मीडिया प्रारंभ हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय। प्रश्न संख्या 6, केसरी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो हम कहेंगे केसरी गुजराती का है, बंगाली का है, हिंदी का है, या फिर मराठी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न संख्या 7, इल्बर्ट बिल किस सन में पारित हुआ था? तो इसके विकल्प हैं हमारे सामने 1882, 1881, 1880 या 1883। तो यह एक प्रमुख घटना थी भारत में, जब इल्बर्ट बिल के माध्यम से हमारे भारत में जो है सेंसरशिप लागू की गई थी। तो उसमें था कि 1883 में इल्बर्ट बिल जो है पारित हुआ था। अब हम शुरू करने वाले हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा से संबंधित थी? तो बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। दूसरा प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में कौन सा पत्र शुरू किया था? तो हमने पढ़ा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश को शुरू किया था, जो बांग्ला भाषा में था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बांग्ला भाषा और सोम प्रकाश, ये तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3,
रेडियो का प्रसारण भारत में कब शुरू होता है? तो हमने पढ़ा था रेडियो का प्रसारण भारत में 1920 में शुरू होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, भारत में 1920 में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर किस सन में चालू किया था? तो हमने कहा था जब भारत में पंचायती राज की स्थापना होती है, और वह कब होती है? 1959 में। उसी समय पर भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर 1959 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत में प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं? तो हमने कहा था प्रिंट मीडिया यानी लेखनी के माध्यम से जनता तक पहुंचना या लिखित रूप में सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना प्रिंट मीडिया के माध्यम हो जाएंगे। और उसमें हमने शामिल किया था किसको? समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंट मीडिया में आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। प्रश्न संख्या 6, भारत में मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना कब करना पड़ा था? तो हमने कहा था कि भारत में ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है अपने उदय से प्रारंभ होकर के सीधे विकास के चरण में पहुंच जाता है, बल्कि उसने कई सारी चुनौतियों का सामना भी इस बीच किया था। और उसमें से एक प्रमुख समय था जब भारत में आपातकाल लागू होता है, और वह था 1975 का साल। तो 1975 का जो वर्ष था उस समय पर भारत में आपातकाल लागू होता है, और वह भारतीय मीडिया के लिए एक भयंकर समय था जब मीडिया को जो है सेंसरशिप उस पर लागू कर दी गई थी, लेकिन यह 1977 में समाप्त भी हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनल का आगमन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनल का आगमन 1991 में हुआ था। 8वां प्रश्न, जनसंपर्क के साधनों को मास मीडिया क्यों कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक संख्या में जनता तक पहुंचते हैं। इस कारण यह बहुत सारी जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं, जनता के एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वह एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों तक पहुंचते हैं, इसलिए ये मास मीडिया के साधन कहलाते हैं। शुरू करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। पहला, जनसंचार माध्यम मीडिया लोकतंत्र के रक्षक की भांति काम करता है, क्यों? तो हमने कहा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू कहते हैं लोकतंत्र का प्रहरी है कौन? मीडिया। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे मीडिया लोकतंत्र का रक्षक होता है। और यह कैसे काम करता है? तो उत्तर जानते हैं, जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के रक्षक की भांति काम करता है क्योंकि यह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरता है। तो हमने कहा था लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से वह शामिल हो सकते हैं उन्हें बताता है, और हम की भावना का जन्म भी इनके माध्यम से होता है। दूसरा प्रश्न है सोप ओपेरा किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि हम लोग और बुनियाद जो है सोप ओपेरा का उदाहरण है, जो कि चैनल पर सालों तक चलते रहते हैं, और जब तक चैनल खुद इन्हें समाप्त नहीं करता ये चलते ही रहते हैं। तो यह सोप ओपेरा के उदाहरण थे। विभिन्न कथांशों या एपिसोड पर आधारित टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम जो है सोप ओपेरा कहलाता है, जैसे कि हम लोग और बुनियाद। और ऐसे ही विभिन्न जो है सोप ओपेरा आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कई सारे परिवारों में, भारतीय परिवारों में देखने को मिलते हैं कि भारतीय दर्शक इनसे जुड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने क्या रणनीति अपनाई थी? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने एक तरफ तो अपनी कीमतें घटा दी, दूसरी तरफ एक साथ अनेक केंद्रों से अलग अलग संस्करण इन्होंने निकाले थे, जिससे कि इन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर ना पड़े। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जनसंचार माध्यम मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है, उपयुक्त उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। तो हम कहेंगे हम सुबह उठने से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम समाचार पत्र को भी शामिल करते हैं, हम कई सारी मैगजीन्स को पढ़ते हैं, हम मोबाइल का प्रयोग भी करते हैं, हम टेलीविज़न भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में जनसंचार के माध्यमों का बहुत बड़ा हाथ है और हम प्रत्येक दिन इनका प्रयोग भी करते हैं। जनसंचार माध्यम हमारे दैनिक जीवन का अपरिहार्य हिस्सा
बन गया है। यह हमारे विचारों के निर्माण और सूचना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार माध्यम राज्य तथा बाजार के बीच प्रभावशाली संपर्क सूत्र है। यह लोकतंत्र का क्या है? प्रहरी है। तो यह कथन किन्होंने कहा था? तो हमने पढ़ा था जवाहरलाल जी नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है। इससे जनता में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना का प्रसार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, प्रिंट मीडिया की कठिनाई क्या है? उत्तर, प्रिंट मीडिया की कठिनाई यह है कि इसके उत्पादन की लागत अधिक आती है और उसे लागत से कम कीमत पर जनता को बेचना पड़ता है। समाचार पत्र के आवरण पृष्ठ पर लिखी कीमत से उसकी लागत जो है नहीं निकलती। कहने का अर्थ यह है कि जितना श्रम और जितनी मेहनत और जितना पैसा समाचार पत्र को बनाने में लगता है उससे उतना मुनाफा नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो समाचार पत्र के आवरण पृष्ठ पर जो कीमत लिखी हुई होती है उसकी लागत उससे नहीं निकलती और इसकी भरपाई के लिए वह क्या करते हैं? अपने अखबारों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को छापते हैं और विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें जो कमाई होती है उससे वह अपने उद्योग को जारी रखते हैं। प्रश्न संख्या 6, 1960 के दशक में रेडियो के प्रचार प्रसार में लोकप्रियता बढ़ने का क्या कारण था? तो हम कहेंगे 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आती है तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर किससे चलते थे? बैटरी से चलते थे। तो इस प्रकार से उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। साथ ही उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इस कारण आम भारतीय जो है उन्हें खरीद भी सकता था। इस तथ्य ने रेडियो के प्रचार प्रसार में लोकप्रियता को बढ़ाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, युद्ध और विपदाओं के समय आकाशवाणी की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। तो हमने पढ़ा था युद्ध और विपदाओं में आकाशवाणी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अपने आप में एक रोचक तथ्य है। और हमने इसके उदाहरण के रूप में 1962 के भारत चीन के युद्ध की बात की। हमने बात की कि जब भारत में राजीव गांधी जी की हत्या होती है तब भी जो है आकाशवाणी का प्रयोग जो है या उपयोग जो है भारतीय जनता के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी जब भी विपदा भारत पर आई या युद्ध जो भारत ने किए उस समय पर जो है लोकप्रियता रेडियो की और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। युद्ध और विपदाओं के समय आकाशवाणी में क्रियाकलाप में विस्तार हुआ। जैसे कि हम बात कर सकते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध के समय आकाशवाणी ने वार्ता नामक एक दैनिक कार्यक्रम चलाया था और 1971 के भारत पाक युद्ध में जो है 8 बजे प्रातः से मध्य रात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया गया था। और सीधा हम उसका अगला उदाहरण 1991 की बात करेंगे। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी जो है 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का कदम उठाया गया था। तो इस प्रकार से युद्ध और विपदाओं में आकाशवाणी का और ज़्यादा प्रसार होता है। बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। पहला है समाचार पत्र उद्योग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करें। तो समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। पहला है आज के समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक पूर्ण रूप से स्वचालित हो गए हैं, यानी कि उनमें तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज़ का प्रयोग पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, जो कि पर्यावरण के लिए एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। दूसरा परिवर्तन, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण साक्षर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होना है। तो इस प्रकार से चूंकि भारत में साक्षरता बढ़ रही है और विभिन्न भाषाओं में लोग साक्षर हो रहे हैं, तो भारतीय भाषाओं में जो है समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है। अब भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र छोटे कस्बों और गांवों में भी पाठकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाया है और वे परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न भी करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने और विशेष रूप से अंग्रेजी समाचार पत्रों ने अपनी कीमतें घटा दी हैं। साथ ही वे एक साथ अनेक केंद्रों से अपने अलग अलग संस्करण निकालने भी लगे हैं। अब समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन इनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए, यानी कि अब विज्ञापनों के माध्यम से इन समाचार पत्रों को आय हो रही है और अपनी लागत को यह पूरा करते हैं और इनमें विज्ञापनों का भी विस्तार हो रहा है।
पाठकों की रुचियों में भिन्नता देखने को मिलती है और उसी भिन्नता को देखते हुए आज समाचार पत्रों में सभी पाठकों की रुचियों से संबंधित समाचारों को सम्मिलित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे पाठकों की मानसिकता बदल रही है, पाठकों की रुचियों में परिवर्तन हो रहा है, तो समाचार पत्रों में भी परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्या एक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो खत्म हो रहा है? उदारीकरण के बाद भी भारत में एफएम स्टेशनों के सामर्थ्य की चर्चा करें। तो हम कहेंगे टेलीविज़न की लोकप्रियता से पहले जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2/3 घरों में रेडियो समाचारों और मनोरंजन का प्रमुख साधन था। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता से ऐसा लगने लगा था कि रेडियो खत्म होता जा रहा है, लेकिन एक जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले एफएम चैनल जो हैं उनका उदय हो जाता है। तो एफएम चैनल रेडियो स्टेशनों की स्थापना से आज पुनः रेडियो जनसंचार का एक लोकप्रिय साधन बन गया है। उदारीकरण के बाद भारत में एफएम स्टेशनों का जो सामर्थ्य है वह किस प्रकार का है? तो हम कहेंगे उदारीकरण आ गया है और वैश्विक चैनल भी आ गए हैं, साथ ही साथ अब सरकारी स्वामित्व के बाद में गैर सरकारी स्वामित्व वाले एफएम चैनल जो हैं भारत में आ चुके हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो उदारीकरण के बाद भारत में एफएम स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश एफएम चैनल जो युवा, शहरी व्यावसायिकों तथा छात्रों में लोकप्रिय हैं, अक्सर मीडिया समूहों के होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का है। रेड एफएम जो है लिविंग मीडिया का है और रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में है। एफएम चैनल राजनीतिक समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, अतः ये चैनल श्रोताओं को लुभाने के लिए क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीतों में अपनी विशेषता रखते हैं। चौथा पॉइंट है भारत में एफएम चैनलों को सुनने वाले घरों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का स्थान ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया है। चौपहिया वाहनों और सेल फोनों में एफएम के प्रयोग ने रेडियो को पुनर्जीवित कर दिया है। साथ ही साथ इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेडियो के साथ एफएम जो है उसकी लोकप्रियता बढ़ा रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, टेलीविज़न के माध्यम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करें और चर्चा करें। तो टेलीविज़न के माध्यम में होने वाले परिवर्तन, भारत में टेलीविज़न के माध्यम में निम्न परिवर्तन हो रहे हैं। पहला, 1959 में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए टेलीविज़न के कार्यक्रमों का प्रयोग के रूप में चालू किया गया था। अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच की यदि हम बात करें तो उस समय पर उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग के अंतर्गत टेलीविज़न ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किया था। इसी बीच दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविज़न केंद्र स्थापित किए गए थे। दिल्ली में यदि हम बात करें एशियाई खेलों की तो उस समय पर सबसे पहले जो है रंगीन टेलीविज़न का प्रयोग किया गया था और रंगीन कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे। तो रंगीन प्रसारण प्रारंभ हो जाता है कब? दिल्ली में एशियाई खेलों के समय 1984-85 के दौरान टेलीविज़न ट्रांसमीटरों की जो संख्या है देश भर में बढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया था। रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ और टेलीविज़न राजस्व अर्जित करने का भी एक प्रमुख माध्यम बन गया। और उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं सोप ओपेरा की। तो ऐसे सोप ओपेरा जो है भारतीय जनता द्वारा बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे और उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, इस कारण टेलीविज़न का प्रयोग भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे कौन से उदाहरण थे सोप ओपेरा के? तो हम कहेंगे हम लोग, बुनियाद, रामायण और महाभारत सीरियल अत्यंत लोकप्रिय हुए थे तथा टीवी ने बड़ी मात्रा में राजस्व अर्जित किया था। अब भूमंडलीकरण के युद्ध की बात करें तो जब भारत में वैश्वीकरण आ चुका है तो उसका प्रभाव भी टेलीविज़न पर पड़ा है। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण के युग में टेलीविज़न ने नई सूचना और संचार क्रांति को जन्म दे दिया है। स्पेस तकनीक के कारण अब टेलीविज़न संसार की प्रमुख घटनाओं को यथातथ्य दिखाने में समर्थ हो गया है। इससे व्यक्ति उन घटनाओं का सहभागी और साक्षी हो चुका है।
1991 के बाद भारत में टेलीविज़न माध्यम में निम्न परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। पहला है 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और उसके बाद में जो है ऐसे बहुत सारे चैनल भारत में आ गए थे। 1998 तक लगभग कितने चैनल बन गए हैं? 70 चैनल आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं 1991 में केवल एक था और 1998 में 70। अब अधिकांश टीवी चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलते रहते हैं। समाचारों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक तात्कालिक और लोकतंत्रात्मक और आत्मीय बना दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय चैनलों की संख्या भी बढ़ रही है। यथार्थवादी प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन एवं हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। आज अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप पर तैयार किए जाते हैं, जिसके उदाहरण हैं बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति। तो हम देखते हैं कि जनसंपर्क के साधनों पर और मीडिया पर और टेलीविज़न में भी भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो इस अध्याय में हमने चौथे भाग में प्रश्नोत्तर किए हैं, जिसमें कि हमने जनसंचार के माध्यमों से जुड़े हुए प्रश्न किए थे। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।